हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। गाइस, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। गाइस, अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य को जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना ही है। चाहे वह घर, स्कूल एवं अपने आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वपक्षीय विकास करता है। गाइस, अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। जैसे एक छोटा बच्चा यदि किसी जलती हुई मोमबत्ती या दीपक के पास अपना हाथ ले जाता है तो उसे जलने की कष्टप्रद अनुभव होता है। इससे वह बाद में जलती हुई वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास नहीं करता है। इसका अर्थ यह है कि उसने अनुभव से यह समझ लिया है कि जलती हुई वस्तु हाथ को जलाती है और जलने का कष्ट होता है। इस प्रकार अनुभव से समझना और उसके अनुसार व्यवहार में परिवर्तन कर लेना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अब हम बात करेंगे अधिगम की परिभाषाएं, डिफिनीशंस ऑफ लर्निंग। गाइस, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अधिगम को परिभाषित किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट, स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गाइस, यदि हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। सेकेंड, गेट्स व अन्य के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। इन इंग्लिश लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अदर्स, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। थर्ड, क्रॉनबैक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। इन इंग्लिश लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू क्रॉनबैक, learning is shown by a change in behavior as a result of experience. फोर्थ, वुडवर्थ के शब्दों में नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन द वर्ड्स ऑफ वुडवर्थ, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिफ्थ, कॉल्विन के शब्दों में अनुभव के कारण पूर्व निर्मित व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन द वर्ड्स ऑफ कॉल्विन, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। सिक्स, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। In English language, according to Crow and Crow, learning is the acquisition of habits, knowledge and attitudes. Guys, इन सभी परिभाषाओं में केवल शब्दों का ही अंतर समझ पड़ता है, जबकि इन सभी का निष्कर्ष यही है कि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या अधिगम है, और यह व्यवहार परिवर्तन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। गाइस, अब हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। गाइस, अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे फर्स्ट, अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर यह मृत्यु तक चलती रहती है। यद्यपि कुछ अवस्थाओं में इसकी गति कम या अधिक हो सकती है। सेकेंड, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, मतलब मानव समाज अन्य व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के संपर्क में आता है और उनसे प्रभावित होता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। यही परिवर्तन उसके सीखने की प्रक्रिया है। थर्ड, अधिगम अनुकूलन है। व्यक्ति का अपने सामाजिक वातावरण से अनुकूलन करना सीखना है। व्यक्ति को समाज में रहते हुए वातावरण से अनुकूलन करना होता है। व्यक्ति की सीखने की शक्ति जितनी अधिक होती है,
उतनी ही तीव्रता से वह परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करता है। सीखने के पश्चात ही उसमें परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता आती है। अतः विद्वान मानते हैं कि सीखना ही अनुकूलन है। 4, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब यह केवल व्यक्तियों में ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं और प्राणियों में भी होती है। सीखने का कोई निश्चित स्थान व अवस्था नहीं होती है, बल्कि मानव प्रत्येक स्थान जैसे परिवार, विद्यालय, पड़ोस, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि सभी जगह से सीखता है। अतः यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। 5, अधिगम की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण एवं कोई न कोई प्रयोजन के लिए होता है और किसी उद्देश्य या प्रयोजन से प्रेरित होकर ही बालक सीखने की ओर अग्रसर होता है। 6, अधिगम ज्ञान का संचय है, मतलब अधिगम से बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है, इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम ज्ञान का संचय है। ज्ञान का संचय कर बालक अपने बौद्धिक और संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करना सीखता है और जो कार्य उसके लिए पहले कठिन था वह सीखने के बाद सरल हो जाता है। 7, अधिगम सक्रिय होता है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है, न कि निर्जीव प्रक्रिया है। अधिगम के लिए बालक का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह सक्रिय होकर अधिगम की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो वह सीख नहीं पाता है। 8, अनुभवों का संगठन ही अधिगम है, मतलब केवल अनुभवों को प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं है। अनुभवों को प्राप्त कर लेने के बाद उनका संगठन करने पर ही अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानव अपने अनुभवों को संगठित कर अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। 9, अधिगम मानसिक विकास है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बालक को नित्य नए नए अनुभव होते रहते हैं। इन अनुभवों से उसका मानसिक विकास होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अधिगम मानसिक विकास करता है। 10, अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया में विवेक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी बालक को तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक उसमें विवेक ना हो, क्योंकि यह विवेक ही है जो बालक को सीखने में सहायता करता है। यदि कोई बालक बार बार सिखाने पर भी नहीं सीख पाता है तो निश्चित ही यह उसके विवेक में कमी की ओर इंगित करता है। अधिगम में विवेक का महत्वपूर्ण योगदान है और सीखने के लिए विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। गाइस, अब हम बात करेंगे सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने के नियम की खोज की और इसे निम्न 2 भागों में विभाजित किए। फर्स्ट, सीखने के मुख्य नियम एंड सेकेंड, सीखने के गौड़ नियम। गाइस, पहले हम बात करेंगे सीखने के मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, तत्परता का नियम। सेकेंड, अभ्यास का नियम। थर्ड, प्रभाव का नियम। फर्स्ट, तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता है और शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता या सीखने की इच्छा नहीं होती है तो उसे असंतोष होगा, वह सीखने की गति धीमी होती है। यही है तत्परता का नियम। सेकेंड, अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख लेता है और जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता उसे वह भूलने लगता है, जैसे गणित के प्रश्न हल करना, टाइप करना, साइकिल चलाना इत्यादि। अभ्यास के नियम को उपयोग का नियम या अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। थर्ड, प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है और जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह करना छोड़ देता है। इस नियम को सुख तथा दुख या पुरस्कार तथा दंड
का नियम भी कहा जाता है। गाइस, अब हम बात करेंगे सीखने के गौण नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। सीखने के गौण नियम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, बहुअनुक्रिया का नियम। सेकंड, मनोवृत्ति का नियम। थर्ड, आंशिक क्रिया का नियम। फोर्थ, आत्मसातीकरण का नियम। फिफ्थ, साहचर्य परिवर्तन का नियम। गाइस, अब हम पहले बात करेंगे फर्स्ट, बहुअनुक्रिया का नियम। इस नियम को विविध प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक कि समस्या का सही हल न खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती है। इससे उसे संतोष मिलता है और थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। सेकेंड, मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं रहता है तो वह उस कार्य को सीख नहीं पाता है। इसीलिए एक शिक्षक के लिए पढ़ाने से पहले बालकों की मानसिक स्थिति को जान लेना बहुत आवश्यक होता है। थर्ड, आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। इससे सीखने में शक्ति एवं समय दोनों की बचत होती है। इसलिए गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सीखने में सूझ को अधिक महत्व देते हैं। अतः शिक्षक इस नियम को ध्यान में रखकर बालकों को समस्या हल करने में सही अनुक्रिया का चयन करने तथा व्यर्थ क्रियाओं से बचने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। फोर्थ, आत्मसातीकरण का नियम। इस नियम को सादृश्य अनुक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इस नियम का अर्थ यह है कि किसी नवीन समस्या के उत्पन्न होने पर प्राणी अपने पुराने अनुभवों का स्मरण करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि पूर्व में इस तरह की या इससे मिलती जुलती समस्या के आने पर उसने किस तरह की अनुक्रिया या व्यवहार द्वारा सफलता प्राप्त की थी। अतः इस बार भी वह वैसी ही अनुक्रिया करता है, अर्थात वह आत्मसात किए हुए अनुभवों का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक इस नियम के अंतर्गत ही नवीन ज्ञान को बालकों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न करता है। एक कुशल शिक्षक प्रत्येक विषय वस्तु को बालकों के दैनिक जीवन एवं आवश्यकताओं से संबद्ध कर देता है। इस प्रकार पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का आत्मसातीकरण होता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम का अर्थ यह है कि जब किसी उत्तेजना के प्रति कोई अनुक्रिया होती है तो वही अनुक्रिया बाद में उस उत्तेजना से जुड़ी हुई दूसरी वस्तुओं के प्रति भी होने लगती है। पावलोव के संबद्ध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखने की विधि इसी नियम पर आधारित है। पावलोव के प्रयोग में चूंकि भोजन उत्तेजक के साथ घंटी की आवाज़ जुड़ी हुई होती है, अतः कुत्ते द्वारा भोजन के प्रति की गई अनुक्रिया बाद में घंटी की आवाज़ के प्रति भी होने लगती है। इसी प्रकार वर्णमाला सिखाने हेतु आ से अनार कहलाने के पीछे यही नियम कार्य करता है, क्योंकि बार बार ऐसा कहने से बालक आ का उच्चारण करना तथा उसको बार बार देखने से आ अक्षर को पहचानना सीख लेता है। इस प्रकार अनार से आ की ओर साहचर्य परिवर्तन हो जाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में भी इस नियम का विशेष महत्व है। गाइस, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।